Now let's start the bulletin with the very first news. 66 रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स, जिसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहा जाता है, उसके अनाउंसमेंट्स हो गई है। ईयर 2024 में ये अवार्ड भूटान के कर्मा फुंटसो, जापान के एनिमेशन डायरेक्टर हयाओ मियाजाकी, थाईलैंड का रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, वियतनाम के गुएन थी नोक फोंग एंड इंडोनेशिया की फर्जिया फरहान को दिया जाएगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रोमन मैग्सेसे की मेमोरी में ईयर 1957 में इंस्टीट्यूट किया गया। ये अवार्ड्स उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर 31 अगस्त को अनाउंस किए जाते हैं। ये एशिया के इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस को दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर है। 1958 से लेकर 2008 तक ये अवार्ड 6 कैटेगरीज में दिया जाता था। ईयर 2009 से ये अवार्ड किसी फिक्स्ड कैटेगरी में नहीं दिया जाता है, एक्सेप्ट फॉर वन कैटेगरी, और ये है इमर्जेंट लीडरशिप कैटेगरी। एक्चुअली ईयर 2000 में इसमें इमर्जेंट लीडरशिप की एक कैटेगरी ऐड की गई थी, जिसमें अभी तक अवार्ड दिया जाता है। फोर्ड फाउंडेशन इसके लिए ग्रांट प्रोवाइड करता है। वी शुड नो कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड रिसीव करने वाले फर्स्ट इंडियन विनोबा भावे थे। विनोबा भावे को यह अवार्ड ईयर 1958 में मिला था, जिसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टाइम दिए जाने वाले अवार्ड्स की लिस्ट में इंडिया के विनोबा भावे शामिल थे। इट इज़ नोटवर्दी कि जब इस अवार्ड को देने की अनाउंसमेंट हुई तो विनोबा भावे ने हम्बली इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया, बट फिलीपींस जाकर सेरेमनी अटेंड करने की अपनी इनेबिलिटी एक्सप्रेस की थी। इसका रीज़न भूदान मूवमेंट के लिए की जा रही उनकी पदयात्रा थी। लैंडलेस फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। इसे तेलंगाना के पोंचमपल्ली विलेज से स्टार्ट किया गया। ये एक वॉलेंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था। इस मूवमेंट के थ्रू विनोबा भावे चाहते थे कि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट के लॉज के थ्रू ना होकर मूवमेंट के थ्रू भी हो सके। उनके इस इंटेंशन की वजह से भूदान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इस मूवमेंट को ब्लडलेस मूवमेंट भी कहा जाता है। ये मूवमेंट 13 ईयर्स तक चला था। ड्यूरिंग दिस विनोबा भावे ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस द इंडिया। उन्होंने कई स्टेट्स में पैदल यात्राएं भी की और लैंडलॉर्ड्स एंड लैंड ओनर्स से मिलकर एक्सेस लैंड को पुअर फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की रिक्वेस्ट भी की थी। आपको याद होगा कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। काफी मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही थी कि इस एक्सीडेंट में इजराइल की एजेंसी मोसाद इन्वॉल्व थी। देखिए, इजराइल की इंटेलिजेंस कमांड कंट्री के अंदर शिन बेट हैंडल करती है एंड आउटसाइड द कंट्री ये काम मोसाद करता है। इसके स्पाइस एंड एजेंट्स सीरिया, लेबनान से लेकर फलस्तीन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स तक स्प्रेड हैं। बट अब ईरान स्टेट मीडिया की तरफ से न्यूज आई है कि प्लेन क्रैश क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते हुआ था। ईरान के सुप्रीम बोर्ड ऑफ द जनरल स्टाफ्स ऑफ द आर्म फोर्सेस के अकॉर्डिंग इस एक्सीडेंट के लिए क्लाइमेटिक कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्लेन के किसी भी पार्ट में किसी भी तरह की टैंपरिंग नहीं की गई थी। इस रिपोर्ट से मिडिल ईस्ट में फिलहाल डेंजरस सिचुएशन को अवॉइड कर दिया गया है। देखिए, इजराइल एंड ईरान के बीच एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है, बट आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया था। दिस वाज द फर्स्ट डायरेक्ट अटैक फ्रॉम द ईरान। अदरवाइज ईरान इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर का खेल खेलता रहता है। ईरान के डायरेक्ट अटैक के बाद ही ईरानियन प्रेसिडेंट की प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी। देयरफॉर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस के क्लाउड्स छाए हुए थे। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ईरान्स प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर के लिए ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्रिपेयर की है। हमास ईरान के इसी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हमास, हिजबुल्लाह एंड हाउथी रिबल्स जैसे रिबल ग्रुप्स शामिल हैं। इन ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करता है एंड ये अलग अलग कंट्रीज में बैठकर इजराइल पर अटैक करते हैं। हमास पैलेस्टीन से, हिजबुल्लाह लेबनान से एंड हाउतीज यमन से इजराइल को टारगेट करते हैं। इन ग्रुप्स के द्वारा किए गए अटैक्स को ही प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। यमन में बेस्ड हाउती रिबल्स का ग्रुप रेड सी में यूएसए एंड इजराइल के कमर्शियल शिप्स को टारगेट करता है। ईरान वेस्ट एशिया में लोकेटेड एक माउंटेनियस कंट्री है। इसके नॉर्थ वेस्ट में आर्मेनिया एंड अजरबैजान लोकेटेड है। नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर ही क्विज कोलासी डैम बिल्ड किया गया है। ईरानियन प्रेसिडेंट इसी को इनॉग्रेट करने गए थे एंड ही डाइड व्हाइल ही रिटर्निंग। ईरान का क्लाइमेट काफी वेरिएबल है। ईरान का नॉर्थ वेस्ट हैवी रेनफॉल के साथ सीवियर कोल्ड एक्सपीरियंस करता है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसी रीजन में हैवी फॉग के चलते ईरानियन प्रेसिडेंट का प्लेन क्रैश हुआ था। तुर्कमेनिस्तान इसके नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ईरान का वेस्टर्न बॉर्डर इराक एंड तुर्की को टच करता है। अगर वाटर बॉर्डर की बात की जाए तो कैस्पियन सी इसके नॉर्थ में है। सदर्न साइड में यह कंट्री पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान से सराउंडेड है।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने देश की सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नया फ्लैग एंड लोगो अनवेल किया है। ओकेजन था न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई 2 डेज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। नया फ्लैग इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है। ब्लू कलर के न्यू फ्लैग में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, अशोका चक्र एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। लोगों में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्य ततो जयः देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इस श्लोक का मीनिंग है जहां धर्म है वहां विजय यानी विक्ट्री होती है। यह श्लोक महाभारत से लिया गया है। एंड यू शुड नो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट के साथ ही 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज H.J. कानिया। देखिए, इनिशियली सुप्रीम कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस का प्रोविजन था, यानी 7+1 का प्रोविजन था। देन ये पार्लियामेंट पर छोड़ दिया गया कि पार्लियामेंट जजेस के नंबर्स को इंक्रीज कर सकती है। टाइम टू टाइम पार्लियामेंट ने जजेस के नंबर्स को इंक्रीज भी किया। करंटली सुप्रीम कोर्ट में CJI को इंक्लूड करके 34 जजेस हैं, यानी 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस। इस नंबर को सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू इंक्रीज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर एक इंपॉर्टेंट कमेंट किया है। कोर्ट के अकॉर्डिंग किसी प्रॉपर्टी को सिर्फ इसलिए डिमोलिश नहीं किया जा सकता क्योंकि वह किसी ऐसे इंडिविजुअल की है हु इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। कोर्ट ने सीरियस क्राइम्स के एक्यूज्ड के घरों पर अथॉरिटीज द्वारा किए जाने वाले फ्रीक्वेंट बुलडोजर एक्शंस के अगेंस्ट फिल्ड पिटीशन पर हियरिंग हो रही थी। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल गिल्टी भी है तो भी प्रॉपर्टी को डिमोलिश नहीं किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि कुछ स्टेट्स में एज सून एज किसी इंडिविजुअल को किसी क्राइम में एक्यूज किया जाता है तो उनके हाउसेस को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया जाता है। ये काम किसी लीगल वे में नहीं होता है, इन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाता है। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम किसी इंडिविजुअल को तब तक क्रिमिनल कंसीडर नहीं करता जब तक क्राइम प्रूव ना हो जाए। ऐसी सिचुएशन में इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इमीडिएट बुलडोजर जस्टिस का कॉन्सेप्ट फिट नहीं होता है। इट शुड लाइक क्विक एक्शन, बट जस्टिस एंड लॉ के प्रोसेस में जहां इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है वहां ऐसे सिस्टम्स एप्रोप्रिएट नहीं होते। इस केस में कोर्ट ने एक और बात कही है, जैसे किसी पायस फादर का बेटा क्राइम कर सकता है, सिमिलरली किसी पायस सन के फादर भी क्राइम कर सकते हैं। दोनों के एक्शंस के लिए दोनों इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। दैट मीन्स फादर के एक्शंस के लिए सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा एंड सन के एक्शंस के लिए उनके फादर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। वहीं जब बुलडोजर जस्टिस इंप्लीमेंट होता है तो इंटायर फैमिली का घर डिमोलिश कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर पूरे देश के लिए गाइडलाइंस इशू करने की बात कही है। कोर्ट ने यह भी क्लेरिफाई किया है कि कोर्ट किसी भी तरह के इलीगल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट नहीं करता है। इट मीन्स कि अगर पब्लिक रोड्स पर कोई इलीगल स्ट्रक्चर है देन उसे डिमोलिश किया जा सकता है। नाउ इट्स टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल को नॉन गवर्नमेंट बिल भी कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट के ऐसे मेंबर्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है हु इज नॉट अ मिनिस्टर। ऐसे बिल जिन्हें मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं उन्हें गवर्नमेंट बिल्स कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ये उन इश्यूज पर हाउसेस की अटेंशन ड्रॉ करते हैं जिन्हें गवर्नमेंट बिल्स में जगह नहीं मिलती है। चलिए हम नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। पैरा एथलेटिक्स में योगेश कुथोनिया ने सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने F56 डिस्कस थ्रो में यह मेडल जीता। वहीं प्रीतिपाल ने पैरालंपिक्स 2024 में विमेंस 200 मीटर्स T35 क्लास में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके पहले उन्होंने इसी पैरालंपिक्स में 100 मीटर्स T35 क्लास में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। इसी के साथ वो 2 मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन फीमेल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट एंड ओवरऑल सेकंड विमेन बनी हैं। उनसे पहले शूटर अवनी लेखेरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ऑन द अदर हैंड शूटिंग से भी अच्छी खबर आ रही है। रुबानिया फ्रांसिस ने 10 मीटर्स एयर पिस्टल SH1 शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा T47 क्लास के हाई जंपर निशाद कुमार ने 2.04 मीटर्स की हाई जंप के साथ सिल्वर मेडल जीता। ये उनका पैरालंपिक्स में सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मेडल है। SJVN एंड NHPC 2 मेजर हाइड्रो पावर कंपनीज को गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रेस्टिजियस नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया।
नवरत्न स्टेटस SGVN एंड NHPC को फास्टेस्ट डिसीजंस लेने की ऑटोनॉमी देगा, स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स में। नवरत्न स्टेटस मिलने का मतलब है कि इन कंपनीज को बिना गवर्नमेंट की परमिशन के अपने टोटल एसेट्स का 15% या एक साल के अंदर अपने टोटल एसेट्स का 30% इन्वेस्ट करने की फ्रीडम मिलेगी। बस कंडीशन ये है कि नया इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से कम होना चाहिए। ये कंपनीज ज्वाइंट वेंचर्स भी फॉर्म कर सकती हैं एंड फॉरेन कंट्रीज में सब्सिडरीज सेटअप कर सकती हैं। नासा ने अर्थ के एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया है। इसके लिए एंड्योरेंस मिशन से ऑब्टेन्ड डेटा की हेल्प ली गई, जिसे ईयर 2022 में अर्थ की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए लॉन्च किया गया था। इफ यू टॉक अबाउट एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डायरेक्शनल या एम्बीपोलर होती है, बिकॉज ये दोनों डायरेक्शंस में काम करती है। इसकी हाइपोथेसिस 60 ईयर्स पहले की गई थी। ये अराउंड 250 किलोमीटर्स के अल्टीट्यूड पर फॉर्म होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बीच इंटरैक्शंस की वजह से इमर्ज होती है। In this, electrons try to escape into space and ions try to come back to Earth. Ambipolar field atmosphere की density and structure को regulate करने में important role play करती है। Apart from this, ये field उस height को control करने में help करती है जिस पर ions space में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे overall atmospheric structure affect होता है। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर से 7th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ को लॉन्च किया गया। इसे पूरे देश में न्यूट्रिशनल अवेयरनेस एंड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया जाता है। इस साल नेशनल न्यूट्रिशन मंथ प्रोग्राम एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, टेक्नोलॉजी फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक पेड़ माँ के नाम जैसे टॉपिक्स पर फोकस्ड होगा। ईयर 2018 में नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन को गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर लॉन्च किया गया था। असम में बर्ड डंग क्रैब स्पाइडर या फ्रीनारांचे डिसिपियंस नाम के एक स्पाइडर को साइट किया गया। ये फर्स्ट टाइम है जब इस तरह के स्पाइडर की प्रेजेंस इंडिया में रिपोर्ट हुई है। यूजुअली इसे मलेशिया एंड इंडोनेशिया के जावा एंड सुमात्रा में देखा जाता है। स्पाइडर्स यूजुअली बोर्ड लीव्स के अपर पार्ट पर 1 to 2 फीट अबव द ग्राउंड मोशनलेस देखा जाता है। 8-eyed बर्ड डंग क्रैब स्पाइडर की लेंथ अराउंड 13.14 मिलीमीटर मेजर की गई है। स्पाइडर का व्हाइट कलर एंड लीव्स पर व्हाइट कलर का इसका वेब बर्ड के एक्सक्रेटा जैसा दिखता है। ड्यू टू दिस इसे देखना या आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। Now it's time to see questions based on the bulletin. Which country is at the center of axis of resistance? Iran, Iraq, France or Israel? Next question is, a spider named bird dung crab spider was seen for the first time in India. It was found in which Indian state? Uttarakhand, Kerala, Assam or Sikkim? Let's jump into the answer of the questions which were asked in the previous bulletin. The first question was, the Health City project has been launched by which organization? World Health Organization, World Bank, International Monetary Fund or International Labour Organization? The correct answer is option A, World Health Organization. The next question was, who among the following is the author of the book Strategic Conundrums Reshaping India's Foreign Policy? राजीव सीकरी, सुब्रमण्यम जयशंकर, शशि थरूर या फिर राजीव महर्षि? इसका सही जवाब है विकल्प ए, राजीव सीकरी। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप एंड मर्डर केस ने पूरी कंट्री को डीपली कंसर्न होने पर मजबूर कर दिया था। अब इस केस के बेस पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक एंटी रेप बिल लेकर आई है, जिसे वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास भी कर दिया है। इसे अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024 नाम दिया गया है। इसका पर्पस स्टेट में विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। साथ ही ये भी इंश्योर करना है कि रेप एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे सीरियस क्राइम्स को बाय द फोर्स ऑफ लॉ टैकल किया जा सके। इसके मेन प्रोविजंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल पनिशमेंट, दैट इज डेथ पेनल्टी फॉर द अक्यूज्ड ऑफ रेप।
ऐसे केसेस जिनमें विक्टिम की डेथ हो जाती है या फिर विक्टिम वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, उनमें डेथ पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है। ब्रेन डैमेज की वजह से इंडिविजुअल वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है। इसमें इंडिविजुअल अवेक तो लगता है बट उसे अपने आसपास कुछ भी फील नहीं होता। इसमें इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। बिल में रेप एंड गैंग रेप के केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन भी है। इसके अलावा रिपीटेडली ऐसे क्राइम्स को कमिट करने वालों के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड सीरियस केसेस में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है। मोरओवर स्पीडी जस्टिस के लिए रिपोर्ट फाइल होने के 21 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने की टाइम लिमिट सेट की गई है। लीगल प्रोसेसेस की वजह से जब इन्वेस्टिगेशन में डिले होता है तो ये विक्टिम के लिए ट्रॉमेटिक होता है। देयरफॉर इन्वेस्टिगेशन को एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करने पर एम्फसाइज किया गया है। इसमें 15 डेज का एक्सटेंडेड टाइम देने का प्रोविजन भी है, बट फॉर दैट एसपी या फिर उस लेवल के पुलिस ऑफिसर को रिटन रीजन सबमिट करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिल में स्पेशल टास्क फोर्स के फॉर्मेशन की भी बात की गई है, जिसे अपराजिता टास्क फोर्स नाम दिया जाएगा। एक डीवाईएसपी लेवल के ऑफिसर इसे लीड करेंगे। ये टास्क फोर्स रेप एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट होने वाले सेक्सुअल वायलेंस के केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। रेप के केसेस में स्पेशल कोर्ट्स के फॉर्मेशन की भी बात कही गई है, सो दैट इन केसेस को सेंसिटिवली और क्विकली डील किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, विक्टिम की प्राइवेसी एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कोर्ट की परमिशन के बिना पब्लिश करने पर पनिशमेंट का भी प्रोविजन किया गया है। वेस्ट बंगाल असेंबली ने इस बिल को यूनानिमसली पास कर दिया है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या सिर्फ लॉ बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? लॉ नेसेसरी है, बट सोसाइटी के लेवल पर लॉज फॉर्मुलेट करने वालों से लेकर लॉज इंप्लीमेंट करने वालों को इन मैटर्स पर सेंसिटिवली सोचना होगा। इस बिल को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा लाया गया एंड इसे हिस्टोरिक डिस्क्राइब किया गया है। इस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ने ईयर 2012 में एक स्टेटमेंट दिया था, रेप केसेस आर ऑन द राइज बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स इंटरैक्ट मोर फ्रीली नाउ। अर्लियर इफ मेन एंड वुमेन हेल्ड हैंड्स दे वुड बी कॉट and reprimanded by parents, but now everything is so open, it's like an open market with open options। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद लॉजिक तो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। What I mean to say is कि सिर्फ लॉज बनाने से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, रिक्वायरमेंट मेंटालिटी में रिफॉर्म्स लाने की है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 23rd लॉ कमीशन के फॉर्मेशन को अप्रूव कर दिया है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग लॉ कमीशन का टेन्योर 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। ये कमीशन कंट्री के लीगल सिस्टम में लीगल रिफॉर्म्स को रिव्यू करने एंड रिकमेंडेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कमीशन में एक चेयरपर्सन, 4 फुल टाइम मेंबर्स, एक सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के सेक्रेटरी एज एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और मैक्सिमम 5 पार्ट टाइम मेंबर्स भी शामिल होंगे। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 23rd लॉ कमीशन को कुछ इश्यूज पर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना है। इनमें ऑब्सोलेट लॉज को रिव्यू करना, पुअर इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करने वाले लॉज को रिव्यू करना, प्रोविजंस फॉर सिंप्लीफाइंग जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, रिव्यूइंग करंट लॉज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड अमेंडमेंट्स को रिकमेंड करना शामिल है। इसके अलावा लॉ कमीशन को इंपॉर्टेंट सेंट्रल एक्ट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्हें प्रेजेंट एम्बिग्विटीज एंड इनइक्वालिटीज को रिमूव करने के लिए अमेंडमेंट्स को भी रिकमेंड करना है। साथ ही फूड सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट पर ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को एग्जामिन करना एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स की रिकमेंडेशन भी देनी है। लॉ कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिफिकेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। लॉ कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा प्रोवाइड किए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बेसिस पर सभी लॉज पर रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवंबर 2022 में 22nd लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया था। कर्नाटका हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था। 22nd लॉ कमीशन का टर्म 31 अगस्त को ही कंप्लीट हो गया था। CSAR यानी चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल को यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स पेरिस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड यूनेस्को द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। CSAR को ऑर्गेनाइज करने का कॉन्सेप्ट इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान दिया गया था। इसका पर्पस साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करने और सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है। इस राउंड टेबल में 28 कंट्रीज के डेलीगेशंस अपने चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी थीम
fostering open science, bridging knowledge asymmetry and building science advice capacity globally रखी गई है। इसकी चेयरमैनशिप इंडिया के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अजय कुमार सूद और यूनेस्को के नेचुरल साइंसेज के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर लीडिया ब्रिटा करेंगे। इंडिया में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर पीएसए की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1999 में फॉर्म किया था इस पोस्ट को और इसका पर्पस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज पर प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट को एडवाइज करना है। 2018 में पीएसए की पोस्ट को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के तहत लाया गया। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने ही 2018 में प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया था। ये काउंसिल कंट्री में प्रेजेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज के स्टेटस को समझकर उनमें प्रेजेंट चैलेंजेस के लिए रोड मैप प्रिपेयर करके प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। यूनियन कैबिनेट ने 2817 करोड़ रुपीस के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को अप्रूव कर दिया है। इसका एम एग्रीकल्चर के फील्ड में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। इस मिशन में गवर्नमेंट ने आधार, डिजी लॉकर एंड यूपीआई जैसे दूसरे एरियाज में डिजिटल सॉल्यूशंस पर काम किया है। वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाएगा। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: एग्रीस्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस एंड सॉइल प्रोफाइल मैप्स। गवर्नमेंट फार्मर्स की डिजिटल आइडेंटिटीज भी क्रिएट करने पर काम करेगी सो दैट उनके रिकॉर्ड्स इजीली मेंटेन हो सके। एग्री स्टैक में फार्मर्स के डेटा ऑफ क्रॉप्स एंड विलेजेस के मैप्स को इंक्लूड किया जाएगा। वहीं कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी डीएसएस में क्रॉप्स, सॉइल, वेदर एंड वाटर रिसोर्सेज एटसेट्रा पर रिमोट सेंसिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा सो दैट फार्मर्स को क्रॉप यील्ड एंड वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। दिस विल वर्क टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। सॉइल प्रोफाइल मैप्स में सॉइल के मैप्स प्रिपेयर किए जाएंगे। ये मैप्स सॉइल की क्वालिटी रिवील करेंगे। इससे ये एस्टिमेट करना पॉसिबल हो पाएगा कि सॉइल को किन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, एक टेक बेस्ड इकोसिस्टम डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे DGCES भी प्रिपेयर किया जाएगा। यह सिस्टम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का एक्यूरेट एस्टिमेशन प्रोवाइड कराने के लिए काम करेगा। इस न्यूज के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए लेट अस कंसीडर अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2020 एंड द क्वेश्चन वाज, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रेफरेंस टू द फॉलोइंग: डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। Now it is time for the term of the day. Today's term of the day is utopia. Utopia एक ग्रीक वर्ड है which is made up of 2 words. इसका यूज एक ऐसी प्लेस के लिए होता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ये आइडियल सिचुएशन की गई इमेजिनेशन है जहां गवर्नमेंट, सिटीजन्स एंड लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ परफेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, सब लोग पीसफुली रहते हैं, नो वन हैज एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एनीवन। इस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल गांधी जी के राम राज्य की थियरी में मिलता है। गांधी जी ने भी एक ऐसी ही सोसाइटी की इमेजिनेशन की थी जहां हर इंडिविजुअल ट्रुथ, जस्टिस एंड इक्वालिटी के साथ लाइफ स्पेंड करता है। इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड यूटोपिया, देन पहली बार इस टर्म को थॉमस मोर ने क्वाइन किया था, बट इसकी रूट्स हर उस आइडिया में है विच इमेजिन्स एन आइडियल सोसाइटी, चाहे वो कोई वेस्टर्न फिलॉसफी हो या फिर गांधी जी का राम राज्य का विजन। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। इंडिया एंड फ्रांस के बीच बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। ये एक्सरसाइज 2 सितंबर से 4 सितंबर तक मेडिटेरेनियन सी में कंडक्ट की जाएगी। ये इस नेवल एक्सरसाइज का 22nd एडिशन है। इसमें इंडिया एंड फ्रांस की नेवीज के बीच कोऑर्डिनेशन एंड इंटर ऑपरेबिलिटी को इंप्रूव करने वाले एडवांस्ड टैक्टिकल एक्सरसाइजेस को इंक्लूड किया जाएगा। इंडिया एंड फ्रांस की नेवीज के बीच बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज 1993 में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2001 में इसे वरुणा नाम दिया गया एंड सिंस देन ये इंडिया एंड फ्रांस के स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक बायलैटरल रिलेशंस का हॉलमार्क बन गई। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एग्री श्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल को लॉन्च किया। यहाँ एग्री श्योर फंड का मतलब है
फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। इस फंड का इनिशियल अमाउंट 750 करोड़ रुपीस होगा। दिस विल बी मैनेज्ड बाय नैब वेंचर्स। नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आर कंट्रीब्यूटिंग 250 करोड़ रुपीस ईच। इसका मतलब इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 500 करोड़ रुपीस है। रिमेनिंग 250 करोड़ रुपीस दूसरे इंस्टीट्यूशन से लिए जाएंगे। इस फंड को अराउंड 85 एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर किया गया है, जिनमें से हर स्टार्टअप में 25 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा इस ओकेजन पर बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स एंड स्टेट्स को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक्सीलेंस अवार्ड्स AIF एक्सीलेंस अवार्ड्स भी दिए गए। 2022 में AIF को लॉन्च किया गया था ताकि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स को बिल्ड किया जा सके। अपने ही कंट्री के लेवल पर अपोजिशन फेस कर रहे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन के प्रेशर को अपोज किया है। उन्होंने कहा कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली कंट्रोल के डिमांड को वो इंसिस्ट करते रहेंगे। कॉरिडोर पर कंट्रोल ये इंश्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमास टनल्स के थ्रू वेपन्स रीएक्यूमुलेट न कर पाए। ये कॉरिडोर इजिप्ट एंड गाजा स्ट्रिप के बीच 14 किलोमीटर्स लॉन्ग बॉर्डर है। इसके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, साउथ एंड ईस्ट में इजराइल एंड वेस्ट में इजिप्ट लोकेटेड है। इसे इजिप्ट एंड इजराइल के बीच 1979 में हुई पीस ट्रीटी के तहत बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया था। नेशनल ई श्रम पोर्टल एक बार फिर से लाइमलाइट में है। इस पोर्टल के थ्रू लास्ट 3 इयर्स में 30 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस रिसीव किए गए। इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 2021 में लॉन्च किया था। इसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस के रजिस्ट्रेशन एंड क्रिएशन के लिए लॉन्च किया गया था। ये पोर्टल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में फंक्शन करता है। साथ ही पोर्टल में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के बेनिफिट्स के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज द्वारा रन की जा रही स्कीम्स को कंसोलिडेट किया गया है, सो दैट ऑलमोस्ट सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की एक्सेस को आसान बनाया जा सके। Now we will go through the magnificent performance of Indian players in Paralympics 2024. मंडे का दिन खत्म होने तक इंडिया के पास टोटल 15 मेडल्स थे, जिसमें 3 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। मंडे को मेडल जीतने वाले प्लेयर्स में कई नाम शामिल हैं, विच आर एज फॉलोज। सुमित अंतिल ने मेंस जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता एंड इसी के साथ वो पैरालंपिक्स में अपना टाइटल डिफेंड करने वाले फर्स्ट इंडियन मेल पैरा एथलीट बन गए। वहीं नितेश कुमार ने मेंस सिंगल्स बैडमिंटन SL3 कैटेगरी में गोल्ड जीता। सुहास यतिराज ने मेंस सिंगल्स बैडमिंटन SL4 कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इंडिया की शीतल देवी एंड राकेश कुमार ने मिक्स्ड कंपाउंड ओपन आर्चरी इवेंट में ब्रॉन्ज जीता। नित्या श्री सिवन ने विमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन SS6 कैटेगरी में इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। Now it's time to see questions based on the bulletin. And the first question is, bilateral naval exercise Varuna is conducted between which two countries? India and Sri Lanka, India and France, India and Bangladesh, or India and Maldives? Second question is, consider the following statements. The first chief scientific advisor of India was Dr. APJ Abdul Kalam. At present, Professor Ajay Kumar Sood is the chief scientific advisor of India. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, which country is at the center of the axis of resistance? Iran, Iraq, France or Israel? And the correct answer is option A, Iran. Second question was, a spider named bird dung crab spider was seen for the first time in India. It was found in which Indian state? Uttarakhand, Kerala, Assam or Sikkim? Correct answer is option C, Assam. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई को विजिट किया। ये विजिट कई तरीकों से इंपॉर्टेंट है।
फॉर एग्जाम्पल ये विजिट किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ब्रुनेई के लिए फर्स्ट बायलैटरल विजिट थी। सेकेंडली, एट प्रेजेंट टाइम चाइना साउथ चाइना सी में एक अग्रेसिव स्टांस में है। साउथ चाइना सी में कई कंट्रीज के बीच में टेंशन चल रही है। सेंटर ऑफ दीज डिस्प्यूट्स है 9 डैश लाइन। ये एक कंट्रोवर्शियल इमेजिनरी बॉर्डर है जिसे चाइना साउथ चाइना सी पर अपने स्टेक्स को क्लेम करने के लिए यूज करता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो ओशियन में 9 सेगमेंट्स के फॉर्म में ड्रॉ की गई है एंड चाइना इसके अंदर के 90% एरिया पर अपना कंट्रोल होने का क्लेम करता है। इस एरिया में दूसरी कंट्रीज जैसे फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई एंड ताइवान भी अपने अपने क्लेम्स करते हैं। ब्रुनेई इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन का एक की पार्टनर है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी 10 ईयर्स कंप्लीट करने जा रही है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट और भी ज्यादा स्पेशल हो गया है। ड्यूरिंग दिस विजिट पीएम मोदी ने हिस्टोरिकल अली सैफुद्दीन मॉस्क ऑफ ब्रुनेई को भी विजिट किया। ब्रुनेई में अबाउट 14,000 इंडियन रिसाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज इंडियंस आर टीचर्स एंड डॉक्टर्स। ब्रुनेई की इकोनॉमी में इंडियंस का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अपार्ट फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर, ब्रुनेई इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने ईयर 2000 में ब्रुनेई में टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन एस्टैब्लिश किया था जो ईस्ट में इंडियन सैटेलाइट्स एंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लॉन्च को मॉनिटर करता है। ब्रुनेई साउथ ईस्ट एशिया में आइलैंड ऑफ बोर्नियो के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है। इसकी नॉर्दर्न बॉर्डर साउथ चाइना सी से सराउंडेड है एंड ऑल रिमेनिंग साइड्स से ये मलेशिया से सराउंडेड है। इस स्मॉल कंट्री की पॉपुलेशन अराउंड 4,61,000 है, जबकि यहाँ के पॉपुलेशन का 2/3 मुस्लिम्स हैं। यहाँ मलय लैंग्वेज बोली जाती है। द कैपिटल ऑफ ब्रुनेई इज बंदर सिरी बेगावन। ब्रुनेई में सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया का रूल चलता है। ब्रुनेई वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज में शामिल है जहां आज भी मोनार्की है। अंडर दिस मोनार्की ब्रुनेई के कंप्लीट पावर्स होते हैं। सुल्तान ऑफ ब्रुनेई पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क हैं और फॉर डेकेड्स ही इज द वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। NTH मीन्स नेशनल टेस्ट हाउस एंड BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बीच एक MOU साइन किया गया है। यह अग्रीमेंट स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग S&L को स्ट्रेंथन करने के लिए है so that energy efficiency can be promoted in the entire country. Under the agreement, BEE NTH को रेफरल लैब का स्टेटस देगी। अपार्ट फ्रॉम दिस NTH को टेस्टिंग से रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज रेफर करना, ट्रेनिंग शेयरिंग विथ ईच अदर जैसे इश्यूज भी अग्रीमेंट में इंक्लूडेड है। NTH मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। NTH अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की लार्जेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी टेस्टिंग लेबोरेटरी है। ये कई एरिया में नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, कंसल्टेंसी एंड क्वालिटी इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स करवाती है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE वाज एस्टैब्लिश्ड द प्रोविजंस ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है देश की इकोनॉमी की एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना। एनर्जी इंटेंसिटी को पर यूनिट प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से मेजर किया जाता है। एनर्जी इंटेंसिटी को किसी प्रोडक्शन में लेस एनर्जी का यूज करके रिड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल LED लाइट्स का यूज। दिस मीन्स कि एनर्जी इंटेंसिटी को एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स का यूज करके रिड्यूस किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उजाला इनिशिएटिव LED लाइट्स के यूज से ही रिलेटेड है। वेयरएज एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है लेस इनपुट ऑफ एनर्जी से ज्यादा सर्विसेज को अचीव किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 SDG 7 सभी के लिए सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी तक अफोर्डेबल एक्सेस की बात करता है। 7.3 ऑफ दिस टारगेट ग्लोबल लेवल पर 2030 तक एनर्जी एफिशिएंसी की रेट को डबल करने का गोल रखा गया है। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन पलक झपकाते प्रोवाइड करने वाले गूगल की शुरुआत आज ही के दिन यानी 4 सितंबर 1998 को हुई थी। फॉर ऑलमोस्ट 26 ईयर्स गूगल ने हमारे और आपके बीच ऐसी इंपॉर्टेंस बनाई है कि विदाउट गूगल वर्क कैन नॉट बी डन। गूगल ने अपनी रीच को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ट्रांसलेशन इन डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस, यूट्यूब के जरिए एक्सपेंड किया है। गूगल न सिर्फ हमारी हिस्ट्री को बताने में कैपेबल है बल्कि ये हमारे फ्यूचर पर भी नजर रखना शुरू कर रहा है। टुडे अराउंड द वर्ल्ड गूगल के मोर देन 1 मिलियन सर्वर्स हैं। एट प्रेजेंट इंडियन ऑरिजिन के सुंदर पिचाई इसके CEO हैं। गूगल की स्टोरी मॉडर्न वर्ल्ड की कुछ सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज में से एक है।
यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट हुआ गूगल एट प्रेजेंट वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल और मोस्ट इंपैक्टफुल कंपनीज में से एक है। द स्टोरी ऑफ द इंसेप्शन ऑफ गूगल इज इंटरेस्टिंग। यूएसए की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 पीएचडी स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने एक सर्च इंजन क्रिएट किया था। इट्स नेम वाज बैकरब। प्रोजेक्ट का गोल यह था कि इंटरनेट पर सर्च रिजल्ट्स एफिशिएंट बने। 1997 में बैकरब को फंडिंग मिली और नाम दिया गया गूगल। द नेम गूगल मैथ्स के एक वर्ड गूगोल पर बेस्ड है और द मीनिंग ऑफ गूगोल इज 100 0 आफ्टर 1। ये वर्ड इंटरनेट पर एग्जिस्ट इंफॉर्मेशन को सर्च इंजन द्वारा लिस्टिंग करने की कैपेसिटी को दिखाता है। 4 सितंबर 1998 को कंपनी को ऑफिशियली गूगल नाम से रजिस्टर किया गया। द स्टोरी बिहाइंड गूगल्स नेम इज दैट रजिस्ट्रेशन में इसका नाम गूगल ही रखा जाना था, लेकिन डोमेन लेते वक्त स्पेलिंग एरर के चलते इसका नाम गूगल हो गया। वन मोर थिंग, आपने कई सोशल मीडिया पोस्ट पर गूगल का फुल फॉर्म भी सुना होगा, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, बट ऑफिशियली गूगल का ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं है। गूगल अपनी वेबसाइट के हिस्ट्री पेज पर ऐसे किसी फुल फॉर्म की बात नहीं करता। यह फुल फॉर्म सोशल मीडिया द्वारा क्रिएट किया गया है। द ट्रूथ इज कि गूगल को यह नाम एक स्पेलिंग एरर के रीजन से ही मिला। गूगल अपने टाइम के सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़कर आज तक टॉप पर है। गूगल ने सर्च इंजन में पेज रैंक एल्गोरिदम को अडॉप्ट किया, जिसने उसे वर्ल्ड ऑफ सर्च इंजन में एक अलग आइडेंटिटी दी। 2006 में गूगल ने यूट्यूब को अक्वायर किया। इन 2010 गूगल ने वेब ब्राउजर गूगल क्रोम लॉन्च किया। इट इज द मोस्ट यूज्ड ब्राउजर इन द वर्ल्ड टिल डेट। द स्टोरी ऑफ गूगल हमें यह बताती है कि कैसे एक ओरिजिनल आइडिया पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का एक वर्ल्ड पावर बन सकता है। गूगल की स्टोरी इनोवेशन एंड एम्बिशन के पावर की स्टोरी है। द वे गूगल इज कॉन्टिन्यूअसली इनोवेटिंग द टेक्नोलॉजी, इट्स ऑब्वियस कि गूगल वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में फॉर द लॉन्ग टाइम शामिल रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑफ त्रिपुरा ने 2 मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ एक पीस अग्रीमेंट पर साइन किया है। ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। ये अग्रीमेंट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मानिक साहा की प्रेजेंस में साइन किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव रीजन की पीस एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, नॉर्थ ईस्ट में ये इस तरह का 12th अग्रीमेंट है एंड इट इज द 3rd इन त्रिपुरा। टिल नाउ अप्रोक्सीमेटली 10,000 मिलिटेंट्स ने अपने वेपन सरेंडर किए हैं और मेन स्ट्रीम सोसाइटी को ज्वाइन किया है। कंपेयर टू 2014-2022 तक इन एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स में 76% का रिडक्शन हुआ है। ऑल्सो सेम टाइम पीरियड में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होने वाली कैजुअलिटीज में 90% का रिडक्शन और सिविलियंस के साथ होने वाली कैजुअलिटीज में 97% का रिडक्शन देखा गया है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड त्रिपुरा अपनी बॉर्डर बांग्लादेश, असम और मिजोरम के साथ शेयर करता है। त्रिपुरा नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ तीनों डायरेक्शन से बांग्लादेश से सराउंडेड है। इन दिस वे स्टेट का 84% बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर से सराउंडेड है। त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बंगाली, कोकबोरोक और इंग्लिश हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज मे डे। मे डे एविएशन इंडस्ट्री में एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी यूज किया जाने वाला कॉल है। एयर ट्रैवल दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स है। दैट्स वाई एयर ट्रैवल में सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। ऐसे सिनेरियो में इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एन इमरजेंसी तो एयरक्राफ्ट ग्लोबल लेवल पर इमरजेंसी में हेल्प के लिए मे डे का मैसेज देता है। यू माइट बी थिंकिंग कि डायरेक्टली हेल्प ही बोल दिया जाता तो इट वुड बी मोर कन्वीनियंट, बट एयरक्राफ्ट में कम्युनिकेशन रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू होता है और रेडियो ट्रांसमिशन में मे डे वर्ड अपने स्पेशल फोनेटिक्स और क्लैरिटी के चलते चुना गया है। मे डे वर्ड फ्रेंच वर्ड माइडर से बना है जिसका मतलब होता है हेल्प। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। इंडिया में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इंजरी प्रिवेंशन एंड सेफ्टी प्रमोशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस 50th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 2 सितंबर को की गई। ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर का अटेंशन सेफ्टी एंड एक्शन पर फोकस करेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाती है। इसका गोल है बिल्डिंग अ सेफर फ्यूचर फॉर ऑल, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज फॉर इंजरी एंड वायलेंस प्रिवेंशन। ऑन दिस ओकेजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की
जिसका टाइटल है WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी टुवर्ड सेफ एंड सस्टेनेबल। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2021 में लगभग 1.19 मिलियन ग्लोबल रोड ट्रैफिक डेथ्स हुई, जिनमें से 3 लाख से ज्यादा डेथ्स साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हुई हैं। दिस डेटा इज इक्वल टू 28% ऑफ ग्लोबल डेथ्स। इस मौके पर इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंशनल इंजरी नाम से एक रिपोर्ट रिलीज की है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की चेयरमैनशिप में तीनों सेनाओं की फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। ये कॉन्फ्रेंस 4 सितंबर को शुरू हुई। इसकी थीम है स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन इन द आर्म्ड फोर्सेज। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी जिससे आर्म्ड फोर्सेज के अंदर इंटरनल प्रोसेस रिफॉर्म्स किए जा सकेंगे। इसका एम इंडिया की मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना है बाय एक्सचेंजिंग कॉन्सेप्ट्स, टैक्टिक्स and best practices among the highest military leadership. Let us tell you that the Prime Minister हर 2 साल में Joint Commanders Conference में मिलिट्री कमांडर्स को एड्रेस करेंगे एंड डिफेंस मिनिस्टर की लीडरशिप में ये ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हर साल ऑर्गेनाइज की जाएगी। ई गवर्नेंस पर 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस मुंबई में ऑर्गेनाइज की गई। इस कॉन्फ्रेंस में ई गवर्नेंस 2024 के लिए 5 कैटेगरीज में नेशनल अवार्ड्स दिए गए। इन नेशनल अवार्ड्स में वोखा साथी वॉज मोस्ट इन द हेडलाइंस। इसे ई गवर्नेंस स्कीम 2023-24 के लिए गोल्ड अवार्ड एंड नेशनल अवार्ड मिला है। वोखा साथी एक AI बेस्ड व्हाट्सएप चैटबॉट है जो 40 से ज़्यादा सर्विसेज को इंटीग्रेट करता है। ये एक यूज़र फ्रेंडली AI पावर्ड इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। यह सिटीजन एंगेजमेंट को इन्हेंस करता है, टाइमली असिस्टेंस इंश्योर करता है और गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच 2-वे कम्युनिकेशन के जरिए प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया। दिस पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय अर्जुन राम मेघवाल। रोटरी पोर्टल नोटरीज एंड गवर्नमेंट के बीच वेरियस सर्विसेज के लिए ऑनलाइन इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, सच एज सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए नोटरी, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट इशू करना या रिन्यू करना, एनुअल रिटर्न सबमिट करना एटसेट्रा। दिस विल हेल्प इन मेकिंग द ओल्ड सिस्टम फास्ट, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। इसके अलावा ये नोटरीज से रिलेटेड सभी रिकॉर्ड्स के डिजिटल स्टोरेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। एस्ट्रोनॉमर्स ने ओल्डेस्ट सोलर एक्लिप्स की डिस्कवरी की है जो कि 6000 ईयर्स पहले अकर हुआ था। इस सोलर एक्लिप्स को एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। साइंटिस्ट ने रिगार्डिंग दिस एक्लिप्स ऋग्वेदा को ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कंसीडर किया है और कंफर्म किया है कि द टोटल सोलर एक्लिप्स मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट। एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्क्रिप्शन को एग्जामिन करके डेट को डिटरमाइन किया। इसके बाद 2 पॉसिबल डेट्स October 22 4202 BC एंड October 19 3811 BC को आइडेंटिफाई किया। यही डेट्स अर्लीस्ट रिकॉर्डेड सोलर एक्लिप्सेस का समय माना जा रहा है। क्राउन प्रिंस शेख खालिद मोहम्मद ने कैपिटल ऑफ UAE अबू धाबी में IIT दिल्ली के फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस को इनॉग्रेट किया। ड्यूरिंग इनॉग्रेशन क्राउन प्रिंस ने दोनों कैंपसेस के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी साइन किए। इस कैंपस के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन JEE एडवांस एग्जाम और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट CAET के थ्रू किया जाएगा। ये कैंपस इंडिया एंड UAE के 2022 के विजन डॉक्यूमेंट का वन ऑफ द मेजर पार्ट है। ये डॉक्यूमेंट दोनों कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन के लिए एज अ रोड मैप यूज होता है। Now it's time to see the questions based on the bulletin. First question is, consider the following statements. Prime Minister Narendra Modi is the first Indian Prime Minister to pay a bilateral visit to Brunei. The capital of Brunei is Bandar Seri Begawan. Brunei is the only country in the world with a monarchical tradition. Choose the correct statement or statements from the above. 1 and 2 only 2 and 3, 1 and 3 only, or all 3. Second question is, in which city was the 27th National Conference on E-Governance organized? New Delhi, Mumbai, Bengaluru, or Ahmedabad? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, bilateral naval exercise Varuna is conducted between which two countries? India Sri Lanka, India France, India Bangladesh, or India Maldives? Correct answer is option B, India France.
Second question was, consider the following statements. The first chief scientific advisor of India was Dr. APJ Abdul Kalam. At present, Professor Ajay Kumar Sood is the chief scientific advisor of India. Choose the correct statements from the above. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. And the correct answer is option C, both 1 and 2. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर IGEIC इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसे विकसित भारत एट 2047 के तहत एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के रूप में देखा जा रहा है। IGEIC अपनी तरह की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में एसोसिएशंस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज रजिस्टर होती हैं। कॉमनली इन्हें सेक्शन 8 कंपनीज के नाम से भी जाना जाता है। रादर देन मेकिंग प्रॉफिट्स, ये कंपनीज चैरिटेबल पर्पसेस के लिए काम करती हैं। ड्यू टू दिस इन्हें कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। मोरओवर कुछ रूल्स से कंप्लायंस से इन्हें एग्जेम्प्ट भी किया जाता है। IGEIC को ग्राफीन टेक्नोलॉजी के कमर्शियलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट हब के रूप में परफॉर्म करना है। देखिए, ग्राफीन कार्बन का एक 2D एलोट्रोप है। एक्चुअली नेचर में कार्बन कई फॉर्म्स में पाया जाता है जिन्हें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स की सिंगल लेयर हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज्ड रहती हैं। ग्राफीन हैज एप्लीकेशंस इन मैनी फील्ड्स which includes electronics, biomedical, defense and ultra sensitive sensors. इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसे सुपर कैपेसिटर्स, टच स्क्रीन्स, एनर्जी स्टोरेज में यूज किया जाता है। बायोमेडिकल में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में ग्राफीन का इस्तेमाल होता है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ग्राफीन का यूज करके अल्ट्रा मॉनिटरिंग सेंसर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की विजिट के बाद अब सिंगापुर पहुंचे हैं। इस ओकेजन पर वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिले। ड्यूरिंग दिस इंडिया सिंगापुर के बायलैटरल रिलेशंस को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन तक एलिवेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो मेट प्रेसिडेंट थर्मन षणमुगरत्नम ड्यूरिंग द विजिट। वे सिंगापुर के इंडियन ऑरिजिन के इकोनॉमिस्ट हैं। इस दौरान इंडिया एंड सिंगापुर के बीच 4 MOUs साइन हुए। यू शुड नो कि MOU स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली ये अग्रीमेंट्स डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, हेल्थ एंड स्किल्स के फील्ड में हुए हैं। इंडिया एंड सिंगापुर सेमीकंडक्टर क्लस्टर के डेवलपमेंट के लिए साथ काम करेंगे। सेमीकंडक्टर के डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जाएगा। हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स की फील्ड में ह्यूमन रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट पर भी काम किया जाएगा। ऑल्सो इंडिया के हेल्थ प्रोफेशनल्स को सिंगापुर में काम करने के लिए इनकरेज किया जाएगा। इस ओकेजन पर एक ऐसा एस्पेक्ट सामने आया जिस पर इंडिया एंड सिंगापुर दोनों ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया। एक्चुअली साउथ एशिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन्स इन द वर्ल्ड। इंडिया भी वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रो करने वाली लार्ज इकोनॉमी है, बट इंडिया समेत साउथ एशिया GDP पर कैपिटा के एस्पेक्ट में पीछे है। करेंटली इंडिया की GDP पर कैपिटा $2730 हैं। वहीं USA में ये फिगर $85,370 हैं। जर्मनी में $54,290, जापान में $33,140 एंड चाइना में $13,140 है। यू शुड नो कि सिंगापुर साउथ एशिया में मैरीटाइम पार्ट का हिस्सा है। साउथ ईस्ट एशिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा जाता है, मेनलैंड पार्ट एंड मैरीटाइम पार्ट। मेनलैंड पार्ट इंक्लूड्स म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम एंड कंबोडिया। वहीं मैरीटाइम पार्ट में सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड फिलीपींस शामिल हैं। सिंगापुर को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। व्हाट इज सिंगापुर? क्या एक सिटी है, कंट्री है या फिर आइलैंड है? सिंगापुर एक्चुअली इन तीनों ही कैटेगरीज में आता है। ये एक सिटी एंड आइलैंड नेशन है और वर्ल्ड में ये अपनी तरह का एकमात्र कॉम्बिनेशन है। लुक एट द मैप ऑन द स्क्रीन। सिंगापुर पेनिनसुलर मलेशिया के साउथ में लोकेटेड है। ये कंट्री 60 से ज़्यादा स्मॉल आइलैंड से मिलकर बनी है। द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड इज कॉल्ड सिंगापुर।
सिंगापुर ही कैपिटल सिटी भी है। इट इज़ नोटवर्दी कि आइलैंड नेशन या आइलैंड कंट्री से मतलब ऐसे सॉवरेन नेशंस से है जिनकी टेरिटरी में एक या फिर एक से ज़्यादा आइलैंड्स या फिर आइलैंड्स के कुछ पार्ट्स शामिल होते हैं। इंडिया में 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर सेलिब्रेट होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज अ ग्रेट टीचर ऑफ आवर कंट्री। उनकी ये सोच थी कि टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी भी कंट्री के फ्यूचर को शेप करने में टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया में तो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में गुरु शिष्य ट्रेडिशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो ज़रूर टीचर के पोस्ट की डिग्निटी थोड़ी बहुत डिक्रीज हुई है। अब लोग स्कूल टीचिंग की जॉब चूज इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे सभी ऑप्शंस खत्म हो चुके हों। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो बड़े होकर टीचर बनने के बारे में ड्रीम रखते हैं? ये नंबर बहुत कम है। इसका रीज़न ये है कि टीचर की पोस्ट को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिविल सर्विसेज की तरह ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। ये प्रॉब्लम एक्चुअली इंडिया में हर प्रोफेशन के साथ है। हम हर प्रोफेशन के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देते। वेयरएज एवरी प्रोफेशन हैज़ इट्स ओन रोल। फील्ड्स में ग्रेन्स ग्रो करने वाले फार्मर्स से लेकर शॉप्स रन करने वाले शॉपकीपर्स तक एंड स्कूल में पढ़ा रहे टीचर्स तक, कोई इंडिविजुअल क्या काम करने में कंफर्टेबल है और क्या करना चाहता है, ये उसका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ सोसाइटी इंडिविजुअल्स कुछ सेलेक्टेड प्रोफेशंस में ही काम करना चाहते हैं एंड देन वो उन प्रोफेशंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। टीचिंग जॉब्स भी लोग एक लास्ट ऑप्शन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। यू शुड नो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके कुछ पुराने स्टूडेंट्स ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने की डिज़ायर एक्सप्रेस की, बट उन्होंने किसी भी तरह के पर्सनल सेलिब्रेशन के लिए रिफ्यूज़ किया और उन्होंने देश भर के टीचर्स को ऑनर करने की डिज़ायर को एक्सप्रेस किया। इस तरह उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर इंडिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। डॉक्टर राधाकृष्णन 20th सेंचुरी के इंडिया के ग्रेट थिंकर्स में से एक थे। उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड इंडियन फिलॉसफी नाम की बुक्स भी लिखी। उन्होंने हिंदुइज्म को डिफाइन करने का काम किया, साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज एंड इंडियन फिलॉसफी के बीच एक ब्रिज का काम किया। उनका कहना था कि वेस्टर्न कंट्रीज इंडियन फिलॉसफी को इसलिए क्रिटिसाइज करती थीं क्योंकि वो इंडियन फिलॉसफी के बारे में अनइन्फॉर्म्ड थी। वे 20th सेंचुरी में अद्वैत फिलॉसफी ट्रेडिशन के बड़े सपोर्टर थे। उन्होंने आदि शंकराचार्य की अद्वैत दर्शन को मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से डिफाइन किया। अद्वैत दर्शन के अकॉर्डिंग ओनली ब्रह्मा इज द ट्रुथ, एवरीथिंग एल्स इज एन इल्यूजन, दैट इज बाकी हर वस्तु माया है। इसके अकॉर्डिंग सोल एंड ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं है। देयरफॉर जिस आत्मा को ब्रह्म की जानकारी मिल जाती है, नॉलेज मिल जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कोविड का टाइम मॉडर्न हिस्ट्री की बिगेस्ट ट्रेजेडीज में से एक है। ऐसा लग रहा था कि ये पीरियड वर्ल्ड को कई बड़े लेसन्स देके जाएगा। ह्यूमन बींग्स को ये समझ आएगा कि अर्थ पर सिर्फ ह्यूमंस का राइट नहीं है। एनिमल्स के आर्बिट्रेरी यूज के एटीट्यूड पर रोक लग जाएगी, बट ह्यूमन बींग्स के नेचर में ऐसा कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला। अब ये न्यूज़ सामने आई है कि चाइना के फर फार्म्स में डजन्स ऑफ वायरसेस मिले हैं। इनमें से कुछ वायरसेस तो कंप्लीटली न्यू हैं एंड ह्यूमंस के बीच स्प्रेड होने की एबिलिटी भी रखते हैं। एडवर्ड होम्स एक वायरोलॉजिस्ट हैं। कोविड-19 के समय भी उन्होंने रिसर्च की थी। वो क्लेम करते हैं कि अगर वर्ल्ड में अब कोई नया पैंडेमिक स्प्रेड होता है तो इसमें ग्लोबल लेवल पर फर इंडस्ट्री का मेजर रोल होगा और उनके अकॉर्डिंग दुनिया भर में स्प्रेड हुई फर फार्मिंग इंडस्ट्री को क्लोज कर देना चाहिए। रीसेंट रिसर्च में कई तरह के वायरसेस मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कंसर्न पिपिस्ट्रेलस बैट HKU5 वायरस को लेकर है। ये वायरस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस मर्स का रिलेटिव है, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। देखिए, ह्यूमंस ने लग्जरी के नाम पर कई हॉबीज को नर्चर किया है। फर फार्म्स भी इन हॉबीज का ही एग्जाम्पल है। एक्चुअली फर का मतलब हुआ एनिमल स्किन या फिर हेयर से बने क्लोथ्स। इन्हें वेयर करना एक स्टेटस सिंबल है आज के ज़माने में। इंक्रीज्ड अवेयरनेस की वजह से इनकी डिमांड ग्रेजुअली डिक्रीज तो हो रही है, बट फर फार्म इंडस्ट्री कुछ लग्जरी ब्रांड्स की नीड है। इन फर फार्म्स में एनिमल्स को सिर्फ उनके स्किन एंड हेयर के लिए रेज किया जाता है। सारा प्रोडक्शन सिर्फ रेज किए गए एनिमल्स से नहीं हो पाता। कुछ एनिमल्स को फॉरेस्ट से भी पकड़ा जाता है एंड यहीं से एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का रिस्क बढ़ जाता है।
ड्यूरिंग कोविड इन इंडस्ट्रीज को क्लोज करने की स्ट्रांग डिमांड उठी थी। कुछ कंट्रीज ने उस समय इसे बैन भी किया था, बट आज भी ग्लोबल लेवल पर हर साल अराउंड 100 मिलियन एनिमल्स को सिर्फ उनके फर के लिए रेज कर उन्हें किल कर दिया जाता है। यूके फर्स्ट कंट्री था जिसने फर फार्मिंग को 2000 में बैन कर दिया था। यूरोप के कई कंट्रीज में फर फार्मिंग पर बैन लगा हुआ है। ईयर 2018 में इंडिया ने सील के फर पर बैन लगाया। अपार्ट फ्रॉम दिस मिंक्स एंड फॉक्स फर के इंपोर्ट को भी बैन किया गया है। नाउ इट इज टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज गोपुरम। साउथ इंडिया में टेंपल कोर्टयार्ड के चारों तरफ रैम्पर्ट्स बिल्ड किए जाते हैं। इनके एंट्रेंस गेट्स काफी ह्यूज होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। इन गोपुरम्स को क्राफ्ट्समैनशिप के थ्रू डेकोरेट किया जाता था। चोला पीरियड के गोपुरम्स टेंपल से भी ज्यादा फेमस हैं। नाउ वी विल ट्राई टू गो थ्रू सम फेमस गोपुरम्स ऑफ इंडिया। मदुरई में लोकेटेड मीनाक्षी टेंपल में अपने ह्यूज एंड कलरफुल गोपुरम के चलते ये काफी फेमस है। मीनाक्षी टेंपल के गोपुरम में बारीक नक्काशी और सजीव चित्रण दिखाई देते हैं जो टेंपल के रिलीजियस सिग्निफिकेंस को डिपिक्ट करते हैं। ऐसे ही हम्पी का विरूपाक्ष टेंपल अपने ह्यूज गोपुरम के लिए जाना जाता है जो कि हम्पी के हिस्टोरिकल हेरिटेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तमिलनाडु के श्रीरंगम के टेंपल में भी कई गोपुरम्स हैं जिनमें सबसे बड़ा गोपुरम राजा गोपुरम है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को असेस करने के लिए एक मॉक ड्रिल कंडक्ट की गई। इट वाज कॉल्ड विषाणु युद्ध अभ्यास। ये राजस्थान के अजमेर में 5 डेज तक कंडक्ट हुई थी। इस एक्सरसाइज का एम नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम NJORT की प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस को इवेल्युएट करना था। ये टीम ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री एंड वाइल्ड लाइफ सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स को मिलाकर फॉर्म की गई थी। ये ड्रिल 2 मेन एस्पेक्ट्स पर बेस्ड थी। फर्स्ट वाज कि मॉक आउटब्रेक के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस को डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई करना। सेकंड वाज कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स में डिजीज के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए एक्शन इनिशिएट करना। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वाराणसी में एक वैदिक 3D म्यूजियम कंस्ट्रक्ट करेगी। इस म्यूजियम को वाराणसी के ही संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में लोकेट किया जाएगा। ये स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड वैदिक लिटरेचर को डेडिकेटेड होगा। ये म्यूजियम वैदिक लिटरेचर के इवोल्यूशन को इंपॉर्टेंस देगा जिसमें 16 संस्कारों, 64 कलाओं और 18 विद्या स्थानम को इंक्लूड किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये म्यूजियम इंडियन सेजेस एंड सेंट्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करेगा एंड शास्त्रार्थ के ट्रेडिशन को रिवाइव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस FWDA कंपनी ने इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के सक्सेसफुल लॉन्च की अनाउंसमेंट की है। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को FWD-200B नाम दिया गया है। इसे मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 102 kg है एंड ये अपने साथ 30 kg के पेलोड को कैरी करने में कैपेबल है। इसे सर्विलांस के लिए ऑप्टिकल पेलोड एंड एयर स्ट्राइक्स एंड बॉम्बिंग के लिए मिसाइल्स जैसे वेपन्स से इक्विप्ड किया गया है। ये 12,000 फीट की हाइट तक फ्लाई करने में कैपेबल है, बट ये 15,000 फीट की मैक्सिमम हाइट तक भी जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर्स पर आवर है एंड ये 7 आवर्स एंड 800 किलोमीटर्स तक फ्लाई करने की एबिलिटी रखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडियन अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस को प्रमोट करने की प्लानिंग कर रही है। एपिडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी मेजर फॉरेन डेस्टिनेशंस में एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए काम कर रही है एंड फॉर दिस नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में $1 बिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया गया है। एपिडा ने कहा कि इंडिया करंटली अल्कोहलिक बेवरेजेस के एक्सपोर्ट में 40th पोजीशन पर है। ऐसे में एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेंस पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के 7th डे पर इंडियन एथलीट्स की अमेजिंग परफॉर्मेंस जारी रही। 7 डे इंडिया ने 4 मेडल्स जीते जिसमें 2 गोल्ड मेडल्स भी शामिल हैं। इन गोल्ड मेडल्स को हरविंदर सिंह एंड धर्मवीर ने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जीता। हरविंदर सिंह ने आर्चरी रिकर्व ओपन फाइनल में गोल्ड मेडल जीतकर एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड अपने नाम किया।
ये पैरालंपिक्स या ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन आर्चर बन गए। वहीं मेंस क्लब थ्रो में F51 के फाइनल में धर्मवीर ने 34.92 मीटर्स के डिस्टेंस तक थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने इस थ्रो के जरिए एशियन रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, recently which state government has made an announcement to build Vedic 3D museum? Uttarakhand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu or Madhya Pradesh? Second question is, what are the attractive gates of South Indian temples called? Shikhar, Gopuram, Mandapam or ramparts? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. Prime Minister Narendra Modi is the first Indian Prime Minister to pay a bilateral visit to Brunei. The capital of Brunei is Bandar Seri Begawan. Brunei is the only country in the world with a monarchical tradition. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3 or all 3. Correct answer is option A, only 1 and 2. Second question was, in which city was the 27th National Conference on E-Governance organized? New Delhi, Mumbai, Bengaluru or Ahmedabad? And the correct answer is option B, Mumbai. बांग्लादेश में हुए कूप एंड इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद से इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है। अब बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भी स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस अपने वर्स्ट फेज में है और इसे इंप्रूव करने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने तीस्ता वाटर ट्रीटी को लेकर भी स्टेटमेंट दिया। ड्यू टू दिस इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में एक नई बिगनिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। मोहम्मद यूनुस के अकॉर्डिंग तीस्ता वाटर ट्रीटी के इशू को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना चाहिए। इस इशू को ज्यादा डिले करने में कोई बेनिफिट नहीं है। साथ ही बांग्लादेश ने लोअर राइपेरियन कंट्री होने की वजह से जो राइट्स हैं उन्हें भी क्लेम किया है। एक रिवर जिस एरिया से ओरिजिनेट होती है उसे अपर राइपेरियन रीजन कहते हैं और जिस तरफ रिवर फ्लो करती है उन सभी एरियाज को लोअर राइपेरियन रीजन कहते हैं। तीस्ता के केस में बांग्लादेश लोअर राइपेरियन कंट्री में आता है। देखिए, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच तीस्ता रिवर वाटर एग्रीमेंट 2011 में पीएम मनमोहन सिंह की ढाका विजिट के दौरान साइन हुआ था, बट उस समय वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने स्टेट में वाटर शॉर्टेज बताते हुए इसे रिफ्यूज कर दिया था। यू शुड नो कि ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी तीस्ता सिक्किम में सो लामो लेक से ओरिजिनेट होती है। अराउंड 150 किलोमीटर तक सिक्किम एंड अराउंड 123 किलोमीटर तक वेस्ट बंगाल में फ्लो करने के बाद ये वेस्ट बंगाल के कूच बिहार से बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में 140 किलोमीटर तक फ्लो करने के बाद तीस्ता रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। तीस्ता इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम एंड नॉर्थ बंगाल। ये बांग्लादेश की 4th लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तीस्ता के कैचमेंट एरिया का 83% इंडिया में है और 17% बांग्लादेश में। 2011 में तीस्ता को लेकर जो अग्रीमेंट होना था उसके अकॉर्डिंग दिसंबर से मार्च के बीच 42.5% वाटर इंडिया को और 37.5% वाटर बांग्लादेश को मिलना था, बट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस डील को सपोर्ट नहीं किया एंड ड्यू टू दिस ये अग्रीमेंट पूरा नहीं हो पाया। सिंस देन एक डेकेड से ज्यादा का वक्त बीत चुका है बट कंसेंसस हैज नॉट बीन रीच्ड। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कहना है कि बांग्लादेश के साथ वाटर शेयर करने से नॉर्थ वेस्ट बंगाल के लोग अफेक्टेड होंगे। वे सनकोश, तोरसा, धनशाई और मनशाई जैसी रिवर्स का वाटर शेयर करने के लिए रेडी हैं, बट तीस्ता का नहीं। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच अराउंड 54 रिवर्स फ्लो करती हैं। 1996 में गंगा रिवर के वाटर को लेकर भी एग्रीमेंट हुआ है, बट तीस्ता रिवर के केस में यह एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। बट मोहम्मद यूनुस के स्टेटमेंट से लग रहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच इसे लेकर एग्रीमेंट हो सकता है। तीस्ता रिवर पर 2017 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी पूछा था। Question was, with reference to Teesta River, consider the following statements.
The origin of Teesta River is the same as that of Brahmaputra, but it flows through Sikkim. Rangit River originates in Sikkim and it is a tributary of Teesta River. Teesta River joins the Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. Which of the above statement are correct? Only one, only two and three, or all of these? And the correct answer is option B, only two. फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र का ऑरिजिन सेम नहीं है। वहीं तीस्ता रिवर बांग्लादेश में भी फ्लो करती है, तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलती। इस तरह सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट बचता है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गुड्स ट्रेड बैरोमीटर में कहा है कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। ड्यू टू दिस इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। WTO ने ये इंफॉर्मेशन ऐसे समय में रिवील की है जब इंडियन एक्सपोर्ट्स को प्रेशर फेस करना पड़ रहा है बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज से डिमांड बहुत लो है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में 3.1% का डिक्लाइन रजिस्टर किया गया है। इसमें भी बिगेस्ट डिक्लाइन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड लेदर में देखा गया है। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर WTO द्वारा डेवलप्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड उससे रिलेटेड फोरकास्ट के लिए एक कंपोजिट इंडिकेटर है। WTO के अकॉर्डिंग ग्लोबल लेवल पर डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा मॉनेटरी पॉलिसीज में किए गए चेंजेस एंड लो डिमांड की वजह से अनसर्टेनिटी बनी रहती है। साथ ही यूरोप में ट्रेड फिगर्स एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। इस केस में IMF का कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज में डोमेस्टिक डिमांड के चलते ट्रेड लेवल पर चीजें इंप्रूव हुई हैं, बट अभी भी यूरोप के कई कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। लास्ट फ्यू ईयर्स में यूरोप में ग्रोथ नेग्लिजिबल रही है। यूरोप की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज जर्मनी एंड UK आर स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ओवरऑल यूरोप की बिगेस्ट प्रॉब्लम है वहां वर्किंग पॉपुलेशन का रिड्यूस होना। जर्मनी की इकोनॉमी तो हेवी इंडस्ट्रीज पर ही डिपेंड करती है। सेकंड, माइग्रेशन को लेकर जो पॉलिसीज बन रही हैं उसका भी इंपैक्ट हो रहा है। एक्चुअली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए यूरोप बाहर की कंट्रीज की लेबर फोर्स पर डिपेंड करता है, बट आफ्टर कोविड माइग्रेशन पॉलिसीज में मेजर चेंजेस किए गए हैं। यू शुड नो कि WTO इज द ओनली इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज के बीच ट्रेड के रूल्स के लिए काम करता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सभी के लिए बेनिफिट्स और उसके लिए ओपन ट्रेड को प्रमोट करना है। 1 जनवरी 1995 को एग्जिस्टेंस में आए WTO में 164 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका फॉर्मेशन उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स के थ्रू किया गया था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिसेंटली रिलीज की गई कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करिकुलम CBME 2024 गाइडलाइंस को विड्रॉ कर लिया है। इन गाइडलाइंस को 2025 MBBS बैच से इंप्लीमेंट किया जाना था, बट ट्रांसजेंडर एंड डिसेबल्ड कम्युनिटी के स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बाद NMC ने गाइडलाइंस को कैंसिल करके फिर से रिवाइज करने की बात कही है। एक्चुअली CBME 2024 में सोडमी एंड लेस्बियनिज्म को सेक्सुअल क्राइम कंसिडर किया गया है, बट इंडियन लॉ में सोडमी एंड लेस्बियनिज्म को अब सेक्सुअल क्राइम कंसिडर नहीं किया जाता। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, जिससे होमोसेक्सुअल रिलेशंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। देयरफॉर CBME 2024 गाइडलाइंस में अगर इसे सेक्सुअल क्राइम कंसिडर किया जाता है तो ये इंडिया के करंट लॉ के साथ भी अलाइंड नहीं है। मोरओवर मैंडेटरी 7R डिसेबिलिटी प्रोफिशिएंसी को फाउंडेशन कोर्स से रिमूव किया गया था। डिसेबिलिटी प्रोफिशिएंसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स की लाइफ दूसरे इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट होती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उन्हें ज्यादा सेंसिटिव वे में ट्रीट करना पड़ता है। दैट्स वाई इसे फाउंडेशन कोर्स में इंक्लूड किया जाता है। बट NMC द्वारा इशू की गई रीसेंट गाइडलाइंस को लेकर एलिगेशन है कि इसमें राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 और ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को वायलेट किया गया है। यू शुड नो कि NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन को पार्लियामेंट के एक एक्ट नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ये इंस्टीट्यूशन मेडिकल एजुकेशन में हाई क्वालिटी एंड हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने के लिए भी ये पॉलिसी बनाने का काम करती है। प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर इंडिया के लिए एक कंसर्निंग न्यूज है। नेचर जर्नल में पब्लिश हुई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज द बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटिंग कंट्री इन द वर्ल्ड।
अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो इंडिया हर साल अराउंड 9.3 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एमिट करता है। स्टडी में सेकंड पोजीशन पर नाइजीरिया एंड थर्ड पोजीशन पर इंडोनेशिया को रखा गया है। इससे पहले चाइना प्लास्टिक पॉल्यूशन में फर्स्ट पोजीशन पर था, बट इस बार चाइना को लिस्ट में फोर्थ पोजीशन पर प्लेस किया गया है। एक्चुअली चाइना ने वेस्ट मैनेजमेंट एंड लैंडफिल्स को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। स्टडी के अकॉर्डिंग दुनिया भर का 69% प्लास्टिक वेस्ट लोअर इनकम कंट्रीज से ही आता है। दूसरी तरफ हाई इनकम कंट्रीज में प्लास्टिक वेस्ट एमिशन का रेट हाई है, फिर भी कोई भी टॉप पॉल्यूटिंग कंट्रीज में शामिल नहीं है, बिकॉज इन कंट्रीज में वेस्ट का 100% कलेक्शन एंड डिस्पोजल हो जाता है। ये स्टडी ग्लोबल लेवल पर प्लास्टिक ट्रीटी के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। प्लास्टिक वर्ल्ड के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इसे समझने के लिए कुछ डेटा पर नजर डालते हैं। एवरी ईयर अराउंड 4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक इज प्रोड्यूस्ड। इसमें से 40% सिंगल यूज प्लास्टिक है। इट मीन्स कि ऐसे प्लास्टिक जो थ्रो करने से पहले सिर्फ एक बार यूज किए जाते हैं, ड्यू टू विच लैंड से लेकर ओशियंस तक प्लास्टिक वेस्ट इंक्रीज हो रहा है। 2022 में यूएन एनवायरमेंट असेंबली में दुनिया भर की कंट्रीज ने प्लास्टिक वेस्ट को डील करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट को लेकर अपनी एक्सेप्टेंस दी थी। ये ट्रीटी प्लास्टिक की पूरी लाइफ साइकिल, प्रोडक्शन से लेकर डिस्पोजल तक के चैलेंजेस को कवर करेगी। इस ट्रीटी के इस ईयर के एंड तक फाइनल होने की पॉसिबिलिटी है। इस ट्रीटी को क्लाइमेट चेंज के लिए बने पेरिस एग्रीमेंट की लाइंस पर प्रिपेयर करने का प्लान है। नाउ इट इज टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज इकोसाइड। इकोसाइड रेफर्स टू द एनवायरमेंटल क्राइम्स। इकोसाइड का मीनिंग होता है किलिंग वंस होम। इसमें ऐसे एक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है जो इलीगल हैं एंड उन्हें ये जानते हुए भी कि दिस विल कॉज सीरियस डैमेज टू द एनवायरमेंट, इन एक्ट्स को किया जाता है। 1970 में बायोलॉजिस्ट आर्थर गेलस्टोन ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को जेनोसाइड से लिंक किया। देखिए, जेनोसाइड को इंटरनेशनल क्राइम कंसिडर किया जाता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम लोग आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इकोसाइड को भी इंटरनेशनल क्राइम डिक्लेयर किए जाने की डिमांड कर रहे हैं। प्रेजेंटली इकोसाइड को 11 कंट्रीज में क्राइम कंसिडर किया भी गया है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को लॉन्च किया। ब्लॉकचेन को एज अ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। नया प्लेटफॉर्म वेरियस परमिशन्ड ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने NBF लाइट नामक एक ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म, नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल एंड प्रामाणिक को भी अनवेल किया है। NBF लाइट प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया के लिए डिजाइन किया गया एक लाइट ब्लॉकचेन है सो दैट प्रोटोटाइप एप्लीकेशंस को क्विकली बना सके। वहीं प्रामाणिक मोबाइल ऐप्स के ओरिजिन को वेरीफाई करने के लिए एक ब्लॉकचेन इनेबल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इन एडिशन टू ऑल दिस, नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल को देश भर में ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स को फर्दर सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया। 9 सितंबर को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इंडो यूएस आर्मीज के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ये इस एक्सरसाइज का 20th एडिशन है जिसे युद्ध अभ्यास के नाम से जानते हैं। ये दोनों कंट्रीज के बीच अब तक की लार्जेस्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, जिसमें इंडिया के 600 सोल्जर्स एंड यूएस के भी 600 सोल्जर्स पार्टिसिपेट करेंगे। मोरओवर अमेरिका की तरफ से फर्स्ट टाइम हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा। ये सिस्टम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक प्रिसाइज अटैक्स करने में कैपेबल है। एक्सरसाइज के दौरान इंडिया भी अपनी नई जनरेशन के वेपन सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। ये एक्सरसाइज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने पर एम्फसाइज करेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 सितंबर को गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव को लॉन्च किया। उन्होंने रेन वाटर की हर एक ड्रॉप को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए कलेक्टिव एक्शन की अपील भी की है। इस इनिशिएटिव का एम जल शक्ति अभियान कैच द रेन के मोमेंटम को स्ट्रेंथन करना है। ये इनिशिएटिव सिटीजंस, लोकल बॉडीज, इंडस्ट्रीज एंड स्टेक होल्डर्स को रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए मोटिवेट करेगा। इस प्रोग्राम के तहत पूरे स्टेट में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ऑलमोस्ट 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये स्ट्रक्चर्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंक्रीज करने एंड लॉन्ग टर्म वाटर सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने में हेल्प करेंगे। गेमिंग के बढ़ते एडिक्शन के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन आया है। इनफैक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन देते हुए कहा कि पोकर एंड रमी गैम्बलिंग नहीं बल्कि स्किल के गेम्स हैं।
कोर्ट ने कंसर्न्ड अथॉरिटी को इस इशू को रिकंसिडर करने और पिटिशनर को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देने के लिए कहा है एंड 6 वीक्स के अंदर एक रीजनेबल ऑर्डर पास करने का डायरेक्शन भी दिया है। कोर्ट का यह डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के तहत फाइल की गई पिटीशन के रिस्पॉन्स में आया है। यू शुड नो कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट्स इशू करता है, उसी तरह हाई कोर्ट्स के पास भी आर्टिकल 226 के तहत सभी तरह के रिट्स इशू करने की पावर है एंड ये रिट्स सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के साथ साथ किसी दूसरे मैटर पर भी इशू की जा सकती हैं। यूएई ने बाराकाह न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अबू धाबी के अल धाफरा में लोकेटेड ये प्लांट यूएई और अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस प्लांट में APR 1400 यानी एडवांस पावर रिएक्टर 1400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। ये यूएई की 25% इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को फुलफिल करेंगे। ये यूएई की एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने एंड एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने के एफर्ट्स का पार्ट है। फुल कैपेसिटी में स्टार्ट होने के बाद ये प्लांट हर साल 22 मिलियन टन कार्बन एमिशन को प्रिवेंट करेगा, जो कि रोड से 4.8 मिलियन कार्स को रिमूव करने के इक्विवेलेंट है। Now it's time to see questions based on the bulletin. And the first question is, the Yuddha Abhyas exercise is conducted between which two countries? India and USA, India and Japan, India and Australia, or India and France? Second question is, Goods Trade Barometer has been developed by which of the following organizations? World Economic Forum, World Trade Organization, International Labour Organization, or World Bank? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, recently which state government has made an announcement to build Vedic 3D museum? Uttarakhand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu or Madhya Pradesh? And the correct answer is option B, Uttar Pradesh. Second question was, what are the attractive gates of South Indian temples called? Shikhar, Gopuram, Mandapam or ramparts? Correct answer is option B, Gopuram. To get the PDF of this bulletin on daily basis, join me on Amrit Upadhyay 007 Telegram channel. Also share your feedback and opinion about this program in the comment section. Stay tuned with Study IQ IAS. Thanks for watching.